हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हैं अपनी सीटेट के लिए मैथ्स पेडागोजी की क्लासेस। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि आज की शिफ्ट जो हुई है उसमें थोड़े से क्वेश्चन मतलब कि हार्ड आए हैं। हार्ड नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने तैयारी करी है उनके लिए ही अच्छा एग्जाम हुआ है। बाकी अगर आप ये सोच रहे थे कि 4 दिन की तैयारी करके एग्जाम निकाल लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी को करते रहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम में दिक्कत ये होती है कि जितनी शिफ्ट आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, थोड़ा थोड़ा सा करके पेपर को हार्ड करते चले जाएंगे ये लोग आगे की तरफ। तो आप लोगों को अब ज़रूरत है बेहतरीन प्रैक्टिस की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डॉट डॉट जरूरी होता है। आपको बताना है कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है। पहला ऑप्शन है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। दूसरा है अधिकतर सूत्रों को याद करना। तीसरा है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। चौथा ऑप्शन है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है, बताइए सभी लोग इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी साथी मित्रों को जोड़ लीजिए। उसके बाद में जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए एक बार सभी के पास में वीडियो को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। पहला दिया है सामान्यीकरण, दूसरा है मानसिक चित्रण और तीसरा है माप, चौथा है क्रम परिवर्तन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, माप जो है ये बीजगणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है चाहे कैसा भी एग्जाम आ रहा हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही है और आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी के साथ में। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम अच्छा जाएगा, भरोसा रखिए अपने आप पर। अगला क्वेश्चन है गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डॉट डॉट आवश्यकता है। आपको बताना है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है। गणनाओं में प्रवीणता की, दूसरा है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, तीसरा है सूत्र याद करने की, चौथा है हल को याद करने की। तो आपको बताया गया है, कितनी बार हमने बताया कि जो आंसर पॉजिटिव हो और सबसे बड़ा हो उसको आप टिक कर सकते हैं। जब आपके कुछ भी ना समझ में आए तो इसका भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें हमें नेगेटिव आंसर निकालना है। पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हो जाएगा सही। तो आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का। क्या गणित की परियोजनाओं के द्वारा गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यही इसका नेगेटिव आंसर है, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। तो आप लोगों को आंसर करना है कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना। दूसरा है बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन है 6 अंकों तक घटना करना। और चौथा ऑप्शन है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। तो इसका यही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव आंसर है कि संख्या पद्धति पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है टीचर का, यही होता है कि संख्याओं को बच्चे समझ जाएं, इकाई दहाई समझ जाएं और बाकी स्थानीय मान को भी समझ जाएं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है। आपको बताना है कि एक लड़की है प्रिया, वो गणित प्रश्न करने में काफ़ी निपुण है।
तो उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? पहला है भाषाई, दूसरा है तार्किक, तीसरा है अंतर्वैयक्तिक और चौथा है मनोज्ञात्मक बुद्धि। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तार्किक बुद्धि। क्योंकि गणित किस पर आधारित होती है? तार्किक बुद्धि पर आधारित होती है। गणित किस पर होती है? तार्किक शक्ति पर आधारित होती है। आगे चलते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन है विशिष्टीकरण, दूसरा है मूर्त से अमूर्त में, तीसरा है व्यापीकरण, चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको बताना है बच्चे में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। पहला दिया गया है गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं। दूसरा है अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। तीसरा है बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है। और चौथा है बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे। कौन सा कथन सत्य है इनमें से बताइए सभी लोग। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका है सही आंसर, क्योंकि गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन्होंने ए किया था उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक या फिर धार्मिक। तो आपको आंसर करना है इसका कि सही आंसर क्या हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मानसिक। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया उनका सही आंसर है। आगे देखते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के पास में, जोड़ लीजिए सभी को एक बार, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके एग्जाम को देखते हुए आज की क्लास हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के बनाई है आपके लिए। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर अपनी तैयारी के लिए, इसके बाद में भी कई सारे एग्जाम होने वाले हैं आपके, उनकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको बताना है एनसीएफ 2005 का कौन सा उद्देश्य नहीं होगा गणित पढ़ाने का। निगेटिव यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा आंसर निगेटिव हो जाएगा। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए एक बार। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका सही है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में अगर आप गणित का शिक्षण यानी कि आप गणित पढ़ा रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में और बच्चों को उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करवाएंगे क्या प्राथमिक विद्यालय में, तो इसका यही ऑप्शन गलत है कि गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करवाना या फिर करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कि आप कक्षा 1 में पढ़ाने गए हो तो क्या उसमें कक्षा 8 के क्वेश्चन करवाओगे उच्चतर विद्यालय के? नहीं करवाओगे। तो इसका यही आंसर हो जाएगा गलत। आगे देखते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आंसर कीजिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका देखिए, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए सभी लोग क्या हो जाएगा सही। सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं, बस आपका रिवीजन करवा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको आज पहली बार नहीं करवा रहे हैं, आप लोगों ने 2 से 3 बार क्वेश्चन कर लिए सारे के सारे। तो अब आपका करना है रिवीजन, तो जल्दी जल्दी से कीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर भी नहीं है और ऑप्शन में भी नहीं दिख जाए तो आपको आगे पढ़ने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहते तो तुरंत आंसर कर सकते थे इसका। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है? स्पष्ट करना है आपको कि एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों से एक शिक्षक ने कहा है कि वो
बच्चे सिद्ध करके दिखाएं कि किस प्रकार एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या हो जाएगा इसके लिए कि उसने विद्यार्थियों से ये कहा है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना। दूसरा है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना। तीसरा है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। चौथा है कक्षा को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाना। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्लास को लाइक करते हुए चलिए साथ में और शेयर करते चलिए सेशन को। व्हाट्सएप पर एक बार सभी लोग शेयर करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर जहाँ पे दिख जाए पॉजिटिव। तो अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में नहीं है तो जहाँ पे आपको अवसर दिख जाए इस प्रकार का लगा हुआ तो जान लीजिए कि वही आंसर अधिकतर होता है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपकी कक्षा के कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार पिछली कई परीक्षाओं से अच्छा परिणाम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। पहला है उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देंगे। दूसरा है अच्छा ना करने के परिणामों को समझाएंगे। तीसरा है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। चौथा है कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। तो आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका हो जाएगा सही। अगर विद्यार्थियों में लगातार इस प्रकार की कमी देखने को मिल रही है तो आपको उनके कारणों को जानना है, फिर उनके बाद में उनके कारणों को दूर करना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया उनका सबका सही आंसर है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग। निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना। तीसरा है केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना। चौथा है हर विद्यार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोगों को सबसे अच्छा तरीका हमने बताया था आंसर देने का, वो यही है कि सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर को देख लीजिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सबसे बड़ा है और पॉजिटिव भी है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए आंसर किया सबका सही हो गया यहाँ पर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको बताना यहाँ पर है कि अगर हम शिक्षार्थियों को माप के संदर्भ में कुछ भी पढ़ानी है तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। दूसरा है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। तीसरा है केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। चौथा है अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं उनका सही आंसर है अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है बिल्कुल। अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। आगे देखते हैं। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। आपको बताना है रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना। दूसरा है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। तीसरा है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। और चौथा है विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं उनका सही आंसर है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना। इस प्रकार से कुछ नहीं बोलना है आपको, यानी कि ये नहीं करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये नहीं आपको बोलना है, बाकी सब सही है। आगे देखते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। बताना है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है भूमिका निर्वहन यानी कि रोल प्ले। दूसरा है वर्ग पहेली।
तीसरा है सर्वेक्षण आधारित परियोजना, चौथा है प्रश्नोत्तरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन नंबर सी इसका जिन्होंने किया है उनका हो गया सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है भावात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निदानात्मक मूल्यांकन, चौथा है सारांशात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है इनका? क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? निदानात्मक मूल्यांकन। बिल्कुल सही आंसर है जो यही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य है। गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है नए प्रत्ययों को स्पष्ट करना, दूसरा है नए सूत्रों को समझना, तीसरा ऑप्शन है गणना कौशल का विकास, चौथा है ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। तो सभी को आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 19 का, गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है गणना कौशल का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने किया उनका सबका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है गणना कौशल का विकास करना। आगे देखते हैं। एक छात्र 320 कहने पर इसे इस प्रकार के रूप में लिख रहा है, ये देखिए। तो लिखता है क्योंकि उसे स्थानीय मान की समझ नहीं है, या फिर उसे जोड़ की समझ नहीं है, या फिर उसे घटाव की समझ नहीं है, या फिर उसे गुणा की समझ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी अच्छा है और इस प्रकार का क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम में। तो आपको आंसर करना है, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का जो लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए कि उसको स्थानीय मान की सही से समझ नहीं है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों, आपको बताना है अब कि आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सेशन को सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए हम लगातार तत्पर हैं और आपको रोज़ 3 से 4 क्लासें दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगली क्लास आपकी हिंदी की होने वाली है, जो कि आज बहुत ही बेहतरीन क्लास है हिंदी पेडागोजी की। तो ज़रूर आइए, 1 घंटे के बाद में क्लास है 8 बजे, तो उसमें ज़रूर आइएगा। धन्यवाद, बाय बाय।